दूसरा भेद संज्ञा का, ये लिखिए आप जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या लिखिए आप, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो किसी, जो किसी जाति या उपजाति, उपजाति जाति का बोध कराते हो। क्या कहा मैंने? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराते हो, वे सभी शब्द कैसे होंगे? वे सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अब जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी? इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी, जातिवाचक संज्ञा कैसी होनी चाहिए? दृश्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दृश्य होनी चाहिए। एक वचन होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए? एक वचन भी चलेगा, एक वचन और प्लस बहुवचन दोनों। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जिसके जैसे, जिसके जैसे संसार में, संसार में और भी हो, और भी और भी हो। यानी कि कैसी होनी चाहिए जातिवाचक संज्ञा? दृश्य होनी चाहिए, एक वचन और बहुवचन दोनों कंडीशन चलेगी, और जिसके जैसे संसार में और भी हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? जिसके जैसे संसार में कोई भी न हो। क्लियर बात? तो ये क्या हो गई? इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये क्या हो गई? इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर बात? बहुत बढ़िया, समझ में आई? अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर नदी। तो अब आप खुद से भी बता पाएंगे कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए, क्या नदी दृश्य है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या नदी एक वचन है? बिल्कुल है। क्या नदी का बहुवचन भी बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। नदियां या नदियों बहुवचन भी बन सकता है। क्या जिस नदी जैसी और भी नदी है संसार में? बिल्कुल है भाई, नदियां जैसी और नदियां। क्लियर? तो नदी शब्द में संज्ञा कौन सी हो गई आपकी? नदी शब्द में संज्ञा हो गई आपकी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? मैं यहीं पर आपसे पूछ लूं, यदि नहर, तो नहर में कौन सी संज्ञा है? नहर। नहर दृश्य है? बिल्कुल है। क्या नहर एक वचन है? बिल्कुल है। इसका बहुवचन बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल, नहरों हो जाएगा। और क्या नहर जैसी संसार में और भी नहरें मौजूद है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो नहर में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? नहर में भी आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। यदि मैं यहीं पर पूछ लूं पैन, तो पैन शब्द में कौन सी संज्ञा है? जैसा ये पैन है,
इस पेन में कौन सी संज्ञा है? क्या पेन दृश्य है? बिल्कुल भैया, दिख रहा है। क्या पेन एक वचन भी है? बिल्कुल। पेन का बहुवचन बन सकता है, बन जाएगा पेनो। और क्या पेन जैसे और भी पेन संसार में मौजूद है? इस पेन जैसे और भी पेन संसार में मौजूद है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो पेन में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? मैंने यहां पर लिख दिया गलियां। क्या लिख दिया मैंने? गलियां। क्या गली एक है हिंदुस्तान में? आप कहेंगे जी नहीं, गली तो बहुत सारी है। गली का बहुवचन भी बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा गलियां। क्या गली संसार में एक है? जी नहीं। इसके बाद यदि मैं यहां पर लिख दूं शहर, तो शहर दृश्य है? बिल्कुल है। बहुवचन बन सकता है शहरों। और क्या शहर संसार में एक ही है? जी नहीं, शहर तो बहुत सारे हैं। तो शहर में भी कौन सा वो होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद यहां पर आप एक अपवाद के रूप में लिखिए कि यहां पर अपवाद क्या होता है। अब अपवाद क्या होता है? जो नियम के विरुद्ध बात करता हो, वही क्या होता है? वही होता है अपवाद। क्लियर? तो अपवाद क्या होंगे इसमें? अपवाद होंगे इसमें जितनी भी भी प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटनाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आती है? वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। भाई, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगी? वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब प्राकृतिक घटनाएं कैसे? जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं बादल फटना। तो बादल फटना में कौन सी संज्ञा है? तो बादल फटना क्या है? एक बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मैंने यहां पर पूछा बाढ़, तो बाढ़ में कौन सी संज्ञा है? बाढ़ में आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात बड़े अच्छे से। इसके बाद यदि मैं यहां पर आपसे कहूं नेता, नेता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नेता शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या नेता दृश्य है? बिल्कुल है। नेता का बहुवचन बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल, नेता का हो जाएगा आपका नेताओं। क्या हो जाएगा? नेताओं। और क्या नेता जैसे नेता संसार में और भी है या एक ही है? तो आप क्या कहेंगे? नेता जैसे और भी नेता मौजूद है। तो नेता शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि मैं यही आपसे पूछ लूं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी में कौन सी संज्ञा है? नरेंद्र मोदी में कौन सी संज्ञा है? क्या नरेंद्र मोदी दृश्य है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या नरेंद्र मोदी का बहुवचन बन सकता है? आप कहेंगे नहीं बन सकता। क्या नरेंद्र मोदी जैसा संसार में कोई दूसरा है? आप कहेंगे जी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी में कौन सी संज्ञा होगी? यहां पर आपकी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? यहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद मैं कर सकता हूं आपसे कि संज्ञा के दो भेद हमने अब तक पढ़े और बड़े ही अच्छे से और बड़े ही आसान तरीके से ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने संज्ञा के भेद नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं हम? भेद नंबर 3 पर। संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा होता है? संज्ञा का जो तीसरा भेद होता है वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
तीसरा भेद कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा। क्लियर बात? हो गई? होगी बड़े अच्छे से। क्लियर? इसके बाद जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है क्या? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो जो किसी जो किसी के जो किसी के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि को दर्शाते हैं। यानी कि क्या करते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी के गुण को दर्शाते हो, किसी के दोष को दर्शाते हो, या किसी के भाव या अवस्था को दर्शाते हो, वे शब्द सभी क्या कहलाएंगे? वे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसको पहचानने की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य होनी चाहिए। भाई कैसी होती है? मैंने मूल रूप से आपको संज्ञा के दो भेद बताए थे, यथार्थवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य होती है, प्लस एक वचन होगी हमेशा। हमेशा कैसी होगी? एक वचन होगी, और प्लस इसके साथ तीसरा पॉइंट क्या होगा? जिसको छुआ न जा सके। जिसको छुआ न जा सके। वे सभी शब्द कैसे होंगे? वे सभी शब्द हमारे वे किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे वे सभी शब्द, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि क्या कहा मैंने? शब्द कैसे होंगे? अदृश्य होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक वचन होना चाहिए, और जिसको छुआ न जा सके। वे सभी शब्द क्या होंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपके सामने, मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने कोई शब्द, मैंने लिख दिया यहां पर ये प्रेम। तो प्रेम शब्द क्या दृश्य है? आप कहेंगे बिल्कुल दृश्य है। भैया मैं अपने प्यार को देख सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा? आप गलत हैं। आप सामने किसे देख रहे हैं? या तो अपने प्रिय को, या अपनी प्रियतम को। यानी कि या तो आप लड़के को देख रहे हैं या आप लड़की को देख रहे हैं। आप प्रेम को नहीं देख रहे। पहली चीज गलत। क्या प्रेम को दिख सकता है? प्रेम नहीं दिख सकता। क्या प्रेम का मैं बहुवचन बना सकता हूं? आप कहेंगे जी नहीं, मैं प्रेम का बहुवचन नहीं बना सकता। क्या प्रेम को मैं छू सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। आपके दिमाग में गलतफहमी क्या आएगी? बिल्कुल भैया, मैं अपने प्रेम को छू सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा? आप छू रहे हैं शरीर को। किसको? आप छू रहे हैं शरीर को। आप कभी भी प्रेम को नहीं छू सकते। तो प्रेम क्या है?
प्रेम जिसको छुआ नहीं जा सकता, प्रेम अदृश्य है, और प्रेम क्या है, प्रेम एक वचन है। तो प्रेम में कौन सी संज्ञा होगी आपकी, प्रेम में संज्ञा होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। क्लियर। यहीं पर मैंने लिख दिया अगला शब्द सजावट। मैंने क्या लिख दिया, सजावट। क्या सजावट दृश्य है? आपके दिमाग में फिर से गलतफहमी आएगी, आप क्या कहेंगे, जी भैया सजावट दृश्य है। तो मैं आपको फिर से गलत साबित कैसे करूंगा कि आपको गलत चीज दिखाई दे रही है। आपको सजावट के रूप में दिख रहा है फूल, यानी कि फूलों से सजावट की गई होगी या फिर लाइट से सजावट की गई होगी। आपको सजावट के रूप में फूल दिख रहे हैं, आपको सजावट दिख रही है, आप कहेंगे जी नहीं। क्या सजावट एक वचन है? बिल्कुल, सजावटो शब्द सुना है, आप कहेंगे जी नहीं। तो सजावट क्या है, एक वचन। क्या सजावट को आप छू सकते हैं? मैं आपसे पूछूं कि क्या सजावट को आप छू सकते हैं, आप कहेंगे जी। फिर से आपके दिमाग में गलतफहमी आई, तो मैं फिर से कैसे दूर करूंगा, आप छू सकते हैं फूलों को, या आप छू सकते हैं यदि लाइट से आपने सजावट की, आप छू सकते हैं लड़ियों को। क्या आप सजावट को छू पाए, आप कहेंगे जी नहीं। तो सजावट में भी कौन सी संज्ञा है, आपकी भाववाचक संज्ञा। मैंने पूछा आपसे ये क्रोध, तो क्रोध में कौन सी संज्ञा है? जैसे प्रेम में भाववाचक संज्ञा है, ऐसे ही क्रोध में भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि आप सोचिए किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आया, ठीक है, तो आपने क्या कहा, भैया मैंने तो उसको छू दिया। तो मैं क्या कहूंगा, आपने व्यक्ति को छुआ, आपने क्रोध को नहीं छुआ। तो क्रोध क्या है, क्रोध एक प्रकार का भाव है। और भाव कैसे होते हैं, भाव होते हैं हमारे अदृश्य। कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद में यहां पर एक अपवाद के रूप में है, आप लिखिए उसको। अपवाद के रूप में आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यदि यदि कभी भी, यदि कभी भी, कभी भी कोई भाववाचक, यदि कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा, यदि कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा आपको आपको बहुवचन रूप में दिखाई दे, यानी कि कभी भी आपको कोई भी भाववाचक संज्ञा किस रूप में दिखाई दे, बहुवचन रूप में दिखाई दे, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। तो वह क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। आप कहेंगे भैया समझ में थोड़ा सा कम आया, अभी बिल्कुल फ्रेश रूप से आपकी समझ में सब चीज आ जाएगी। मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया बुराई। क्या लिख दिया मैंने, बुराई शब्द मैंने यहां पर लिख दिया। क्या लिख दिया, बुराई। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि बुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया बुराई हमें नहीं दिखती। बुराई कैसी है, अदृश्य है। बुराई कैसी है, एक वचन है। और बुराई को हम छू सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं छू सकते। तो बुराई शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई, आप कहेंगे बुराई शब्द में जो संज्ञा हो गई वो हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो गई बुराई शब्द में संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहीं पर मैं एक शब्द और लिख दूं, यहीं पर मैंने एक शब्द लिख दिया
बुराइयां, क्या लिख दिया मैंने एक शब्द, बुराइयां। तो अब कौन सी संज्ञा है भैया, क्या बुराइयां दृश्य है? आप कहें, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, बुराइयां अदृश्य है। बुराइयां क्या है, एक वचन है? जी नहीं, बुराइयां क्या है, बहुवचन है। तो यदि कभी भी आपको कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में दिखाई दे, तो वह भाववाचक संज्ञा न होकर वह किसका एग्जाम्पल होगी, वह जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगी। उसमें क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा आपका उसमें होगा। क्या होगा उसमें आपका, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? इस चीज को आप स्टार बना के नोट कर कर लिख लीजिए। यदि कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा आपको बहुवचन रूप में दिखाई दे, तो वह भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक छोटी सी लाइन और आप नोट करके लिखिए। क्या, यदि मैं आपसे एक शब्द और पूछूं, क्या मैंने आपसे पूछा ईमानदारी, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप क्या कहेंगे, ईमानदारी हमें दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती, ईमानदारी अदृश्य है। ईमानदारी एक वचन है या बहुवचन है? आप कहेंगे ईमानदारी एक वचन है। ईमानदारी को हम छू सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं छू सकते। तो ईमानदारी शब्द में संज्ञा कौन सी हो गई, ईमानदारी शब्द में आपकी संज्ञा हो गई भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। यदि कभी भी वो आपको दे दे ईमानदार, क्या दे दे वो आपको, ईमानदार शब्द में कौन सी संज्ञा है, ईमानदार शब्द में, तो आप क्या कहेंगे, ईमानदार शब्द में आप लोगों का जवाब आया भाववाचक संज्ञा है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ईमानदार में भाववाचक संज्ञा है। और यहीं पर आप लोग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहीं पर क्या हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि मैं कहूंगा ईमानदार शब्द में कोई भी संज्ञा नहीं है। ईमानदार शब्द में क्या है, ईमानदार शब्द में है विशेषण। ईमानदार शब्द में क्या है आपका, विशेषण। क्या मौजूद है, विशेषण मौजूद है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आप इसको छोटी सी 2 लाइनों में इसको समझाऊंगा आपको। तो आप स्टार बनाकर एक चीज लिखिए कि भाववाचक भाववाचक संज्ञा व विशेषण की पहचान। विशेषण की पहचान। भाववाचक संज्ञा और विशेषण की अलग अलग हम पहचान कैसे कर सकते हैं, आप लिखिए ये। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान यदि आपको कभी करनी है तो क्या लिखेंगे आप, या विशेषण की पहचान आपको कभी करनी है तो आप लिखिए विशेषण की पहचान के लिए, यदि यदि कभी भी यदि कभी भी किसी शब्द के आगे, यदि कभी भी किसी शब्द के आगे, कभी भी किसी शब्द के आगे व्यक्ति लग जाए, व्यक्ति जाए लग जाए तो वह शब्द विशेषण होगा। तो वह शब्द विशेषण
वह शब्द विशेषण होगा। यानी कि यदि किसी भी शब्द के आगे आप व्यक्ति लगाते हैं और व्यक्ति फिट बैठ जाता है, तो वहां पर वो शब्द क्या होगा, वो शब्द आपका विशेषण होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ईमानदार, तो क्या ईमानदार के आगे यदि मैं व्यक्ति लगा दूं, क्या फिट बैठ जाएगा, सुंदर लगेगा सुनने में? तो मैंने इसके आगे व्यक्ति लगाकर देखा, तो व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति बैठ गया फिट। ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। यदि मैं यहां पर लिख दूं सुंदर, सुंदर महिला, तो क्या सुंदर के साथ महिला या सुंदर व्यक्ति शब्द फिट बैठा? आप कहेंगे बिल्कुल बैठा। तो सुंदर शब्द और ईमानदार शब्द या ऐसे हजारों लाखों जितने भी शब्द हैं जिनके आगे व्यक्ति फिट बैठ जाए, वो शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण न होकर वो सभी शब्द क्या होंगे, आपके विशेषण होंगे। क्लियर? और भाववाचक संज्ञा की यदि मैं पहचान बताऊं आपको, जब मैं विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर कर रहा हूं उस टाइम पर यह पहचान है। तो भाववाचक संज्ञा की यदि मैं पहचान बताऊं, भाववाचक संज्ञा की पहचान, तो भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होगी, जिसके आगे व्यक्ति न लगे, यानी कि जिसके आगे व्यक्ति न लगे। यदि किसी शब्द के आगे व्यक्ति फिट हो जाए तो वो क्या, विशेषण। व्यक्ति फिट न हो तो वो क्या, हमारी भाववाचक संज्ञा। यहीं पर लिख दिया मैंने ईमानदारी, और इसके आगे यदि मैं व्यक्ति लगाऊं, ईमानदारी व्यक्ति, तो क्या सुनने में सुंदर लगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगा। तो यानी कि ये क्या है, ईमानदारी क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। और ईमानदार क्या है हमारा, ईमानदार हमारा विशेषण है। क्लियर? भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको तीन चीजें समझाई। तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने आपको इसकी किताबी परिभाषा बताई। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति के या जो किसी के गुण, दोष, अवस्था को दर्शाते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, वे सभी शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, जो शब्द अदृश्य हो, एक वचन हो, जिसको छुआ न जा सके, वे सभी शब्द क्या होंगे हमारे, वे सभी शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रेम, जैसे सजावट, जैसे कि क्रोध, जैसे कि ईमानदार, जैसे कि बेईमान, बेईमानी। बेईमान क्या हो जाएगा हमारा, अब आप समझ गए होंगे, बेईमान क्या हो जाएगा, विशेषण। ऐसे जितने भी शब्द आएंगे वो सभी शब्द क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा होंगी। इसके बाद मैंने इसमें आपको एक अपवाद बताया। अपवाद में क्या था, यदि कभी भी कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आपको दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे, वो शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, न कि भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे कि बुराई का बहुवचन मैंने बुराइयां लिखा, और बुराइयां क्या होगी हमारी, बुराइयां होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैंने आपको नोट करके दो चीजें लिखवाई। उन दो चीजों में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर। कैसा अंतर, यदि कभी भी आपको विशेषण पूछे और भाववाचक संज्ञा में अंतर समझ में न आए तो आप क्या करेंगे, उस शब्द के आगे व्यक्ति लगाकर देखेंगे। यदि व्यक्ति फिट बैठ जाता है तो आपका विशेषण, और यदि व्यक्ति फिट नहीं बैठ पाता तो आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद अगला भेद कौन सा है, या अगला भेद पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का
निर्माण निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। और जो ये 5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी परीक्षाओं में आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो आप क्या कहेंगे? ये 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है। क्लियर? तो कैसे? सबसे पहले आपका विशेषण से। सबसे पहले किससे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है। दूसरा आपका ये क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है। नंबर तीसरा, तीसरा क्या होता है? आपका जातिवाचक संज्ञा से क्रिया निर्मित होती है, वो संज्ञा निर्मित होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। नंबर जो 4 है वो है आपका अवयव से, अव्यय से निर्मित होती है। नंबर 5 में कौन सा है? नंबर 5 में है आपका विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, अव्यय हो गया। और 5वें नंबर का कौन सा है? आप लोग बताएंगे कि 5वें नंबर का जो हमारा भेद है वो कौन सा होता है जिनसे निर्मित होती है संज्ञा? बताइए कौन सा भेद होता है? वो होता है हमारा सर्वनाम से। इससे होती है सर्वनाम से। क्लियर? आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? आप कहेंगे 5 प्रकार से। 5 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं? विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, अव्यय से और सर्वनाम से। क्लियर? अब यदि मैं इसकी छोटी सी एक परिभाषा आपको बताऊं कि विशेषण होते क्या है? विशेषण होते होते क्या है? तो विशेषण होते हैं वे शब्द जो विशेष्यों की विशेषता बताते हैं। विशेष्यों की विशेषता बताते हैं। वे सभी शब्द क्या होंगे? हमारे विशेषण होंगे। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया से पहले जातिवाचक संज्ञा का आपको पता ही है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं आपके? वे सभी आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और क्रिया क्या कहलाती है? वे शब्द जो जो किसी जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं। होने का बोध कराते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? हमारे वे सभी हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का आपको पता ही है। अव्यय क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये? अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब हम अव्यय चैप्टर पढ़ेंगे बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? आप कहेंगे 5 प्रकार से। कौन कौन से? विशेषण से। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेष्यों की विशेषता बताते हो। क्रिया, वे शब्द जो किसी कार्य का होने का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराते हैं। और अव्यय, ये अविकारी शब्द होते हैं जो काल कारक, लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सभी क्या होते हैं हमारे? वे सभी हमारे क्या होते हैं? वे सभी हमारे सर्वनाम से उत्पन्न होते हैं। क्लियर बात? समझ में आई?